स्टार्ट। महोदय, महादेवी जी ने अपने व्यक्तित्व का स्वयं निर्माण किया और अपने पथ की स्वयं रचना की। अपनी पूरी क्षमता के साथ पथ की बाधाओं को चुनौती देती हुई जीवन में अग्रसर हुई। उनके अपने पति के साथ सौजन्यपूर्ण संबंध थे, पर पुरुष के अधिकार को नकार कर वे समाज को संभवतः यह बताना चाहती थी कि नारी पुरुष से स्वतंत्र होकर भी अपना अस्तित्व बनाए रख सकती है और पुरुष निरपेक्ष नारी के अस्तित्व को भी मान्यता मिल सकती है। उन्हें नारी के प्रति पुरुष के दृष्टिकोण पर क्षोभ था। पुरुष ने कभी नारी के अभाव का अनुभव करना ही नहीं सीखा। स्त्री को प्रत्येक पग पर, प्रत्येक सांस के साथ पुरुष से सहायता की भिक्षा मांगते हुए चलना पड़ता है। समाज संगठन में नारी अपना निजी योगदान दे सकती है। समाज की समस्याओं का समाधान नारियां अपने ढंग से कर सकती हैं और स्वस्थ संबंधों की स्थापना भी की जा सकती है। पुरुष प्रधान भारतीय समाज में परवशता और परतंत्रता की श्रृंखलाओं को तोड़कर भारतीय नारी स्वतंत्र जीवन भी जी सकती है। इसको उन्होंने सोदाहरण स्वयं अपने जीवन द्वारा प्रमाणित करके दिखाया। इस प्रकार काम शक्ति ऊर्जा के रूप में विकसित हुई। महादेवी के व्यक्तित्व में काम शक्ति का प्रतिबंधित और दिशांतरण रूप विकसित हुआ, जो सामाजिक दृष्टि से उपयोगी सिद्ध हुआ। महादेवी जी के व्यक्तित्व में मानसिक द्वंद्व की प्रमुख बाल्यावस्था से ही देखने को मिलती है। विवाह को अस्वीकार करके स्वयं के लिए द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न की तथा परिणामतः उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना, अध्यात्म के प्रभाव से तनाव से मुक्ति पाने के लिए अलौकिक प्रिय का संबल लिया तथा काव्य के क्षेत्र में रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया। व्यक्ति से समष्टि की समस्याओं के समाधान में स्वयं को व्यस्त रखा और अपने मानसिक शक्ति का सदुपयोग किया। उनका व्यक्तित्व सृजनात्मकता का प्रतीक बन गया। उन्होंने अपने सबल व्यक्तित्व द्वारा अपनी परिस्थितियों को चुनौती देकर मनोनुकूल पथ का चुनाव किया। अपने आत्मविश्वास को उन्होंने कभी नहीं खोया। जिस मार्ग पर चल पड़ी कभी लौटी नहीं। महादेवी जी ने अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके अपने दुख को अभिशाप बनाने की अपेक्षा शक्ति बना लिया। दीपक से उन्होंने जलकर दीप्त होने के और कमल से विकासशील होने की प्रेरणा ली। नारी जीवन की उन्नति के लिए वे सदैव तत्पर रहीं। वे स्वयं कन्या वध तथा बाल विवाह संबंध नारी समस्याओं से परिचित थी और स्वयं को भी कुछ सीमा तक उलझाना पड़ा। अतः इसके विरुद्ध आवाज उठाई कि समाज नारी की शक्ति और क्षमता समझे। नारी भोग्या नहीं शक्ति है, निराश्रित नहीं आश्रयदात्री है। उन्होंने स्वयं नारी जाति में आत्महीनता की ग्रंथि को आत्मविश्वास तथा आत्मगौरव द्वारा विजय प्राप्त करके नारी जाति के सामने आदर्श प्रस्तुत किया। उन्हें भारत देश में नारी की स्थिति पर क्षोभ था। नारी आज अलंकरण मात्र है, पुरुष उसे भोग रहा है।
सभापति महोदय, मुझे संसार भर से आए हुए प्रतिष्ठित न्यायशास्त्रियों के इस सम्मेलन में शामिल होकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मुझे बताया गया है कि यह पहला अवसर है जबकि इंटरनेशनल बार एसोसिएशन, लो एशिया और भारतीय बार एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से इस प्रकार का क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें उन आम कानूनी समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाएगा जो हमारे सामने मौजूद हैं। साथ ही उन समस्याओं पर भी विचार किया जाएगा जो तेजी से बदल रही इस दुनिया में सामने आ सकती हैं, जिससे कि विभिन्न भारी परिवर्तनों के लिए पहले से ही तैयारी की जा सके और अगले 15 वर्षों में इस सदी के अंत तक न्याय की उचित और आदर्श व्यवस्था की जा सके। मुझे खुशी है कि इस सम्मेलन में ऐसे लोगों को जिन्हें सुविधाएं हासिल नहीं है, खास तौर से स्त्रियों को कानूनी सहायता दिए जाने के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर भी चर्चा होगी। मैं कामना करता हूं कि इस सम्मेलन में जो विचार विमर्श होगा उसका आने वाले 15 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने की प्रक्रिया पर लाभदायक प्रभाव पड़ेगा। प्राचीन काल से ही भारत में कानून को निहायत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता रहा है। वास्तव में धर्म या मजहब हमारे लिए ऐसे धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक और आर्थिक आचार नियमों का एक ताना बाना रहा है जो अपने अपने क्षेत्रों में पूरी तरह से परिभाषित कानूनों द्वारा निर्धारित है। इन कानूनों का पालन पूरी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक ईमानदारी के साथ करना होता है। कानून के निष्ठापूर्वक पालन के कारण ही हमारी सभ्यता और संस्कृति सदियों से राजनीतिक उथल-पुथल और विदेशी हमलों के बावजूद न केवल जीवित ही रही है, बल्कि इसने एशिया के दूसरे देशों के लोगों को भी प्रभावित किया है और मानव चिंतन के विकास में योगदान दिया है। पाषाण काल से लेकर आज के निहायत ही औद्योगिक वातावरण तक समाज की प्रगति के साथ साथ कानून की धारणा में भी भारी परिवर्तन हुए हैं। बैलगाड़ी के युग से आज के सुपरसोनिक युग तक आने में मनुष्य की गतिविधियां इतनी बढ़ गई हैं जिनकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इन बदली हुई परिस्थितियों के लिए सामाजिक अनुशासन की बिल्कुल ही नई व्यवस्था की जरूरत है। जनसंख्या में भारी वृद्धि, इंसान की अनेक प्रकार की गतिविधियों तथा ऐसे ही अनेक विभिन्न कारणों से आज की दुनिया में न्याय प्रणाली पर भारी प्रभाव पड़ रहा है। जो कानून पहले बनाए गए थे और जो न्याय व्यवस्था एक निश्चित सामाजिक प्रणाली को लेकर तैयार की गई थी, वह आज के इस जबरदस्त और अचानक परिवर्तन को देखते हुए बिल्कुल अपूर्ण साबित हो रही है। किसी दूसरी विकासशील संस्था की तरह ही कानून स्थिर नहीं हो सकते। उन्हें बदलते हुए हालात की जरूरतों के अनुसार लगातार अपने आप को ढालना होगा। यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि भविष्य में कानून के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के क्या कानूनी हल निकाले जाएंगे। सभापति महोदय, अभी तक समुद्री कानून को अंतर्राष्ट्रीय कानून से संहिताबद्ध
करने की जरूरत का कोई ऐसा पूर्ण हल नहीं निकाला जा सका है जो सबको स्वीकार हो। हम पहले से ही अंतरिक्ष में दुनिया के भिन्न राज्यों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को नियमित करने के लिए कानून बनाने की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि न्यायशास्त्रियों की 2 अंतर्राष्ट्रीय और 1 राष्ट्रीय संस्था अगले 15 वर्षों से इंसान की जरूरतों का अंदाजा लगाने और सन 2001 में न्याय की व्यवस्था के मार्ग में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए आपस में मिलकर विचार विमर्श कर रही है। इसका एकमात्र उत्तर यह मालूम होता है कि हम न्याय की अपनी उस पुरानी प्रणाली पर फिर से लौट जाएं जिसमें सामाजिक और नैतिक आदर्शों को पवित्र माना जाता था और उनका उल्लंघन नहीं किया जाता था। हर आदमी इन कानूनों का पालन करना अपना एक धार्मिक कर्तव्य मानता था। आज वैज्ञानिक और आर्थिक प्रगति के कारण धर्म का प्रभाव कम हो गया है, इसलिए समाज को इन बदलते हुए हालात के मुताबिक अपने आप को ढालना होगा और नई मान्यताएं तथा आत्म अनुशासन पैदा करना होगा। लोगों को समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का ज्ञान कराया जाना चाहिए ताकि न्याय प्रणाली पर से गैर जरूरी भार को कम किया जा सके और व्यक्ति स्वयं भी उसमें भागीदार बने, जैसा कि प्राचीन धर्म अर्थात नैतिक बल के जरिए होता था। मुकदमेबाजी अब एक मनोरंजन जैसा कार्य बन गया है, कभी कभी सिर्फ शौकिया तौर पर और कभी कभी कानून की गिरफ्त से बचने के लिए लोग मुकदमेबाजी करते हैं। कभी कभी कानून और कानून पाबंदियों के उल्लंघन के लिए अदालतों का सहारा लेना एक सुरक्षित साधन माना जाता है। अगर कानूनी क्षेत्र का इस्तेमाल वकीलों और कानून तोड़ने वालों के लिए एक उत्तर और लाभकारी साधन बनकर रह जाता है तो इससे भ्रांति पैदा हो जाएगी और कानून का ध्येय ही खत्म हो जाएगा। न्यायाधीशों और वकीलों से अनुरोध है कि वे अपनी जिम्मेदारी की ऊंची भावना से मौजूदा कानून प्रणाली की भूल भुलैया पर विचार करें, जिनके कारण न्याय का मूल आधार ही नष्ट हो रहा है और न्यायपालिका को सामाजिक उन्नति के एक साधन के रूप में मजबूत बनाने के लिए उचित उपाय ढूंढ निकालें। आज आम आदमी अदालत में जाने के विचार से ही कतराता है। उसे यकीन है कि अदालत का मतलब है कि बहुत महंगी और लंबी लड़ाई जो शायद उसके जीवन में खत्म हो या न हो, हमेशा ही समय पर न्याय मिलना बहुत ही जरूरी है। कानून में देरी का रोग न्याय व्यवस्था को ही खाए जा रहा है। मैं इस सम्मेलन में आए संसार के प्रतिष्ठित न्याय शास्त्रियों से अनुरोध करता हूं कि वे कानूनी देरी से निपटने के कानूनों को सरल बनाने और आम आदमी को न्याय मिलना बहुत ही जरूरी है, वह न्याय उपलब्ध कराने के लिए कारगर उपाय खोजें, क्योंकि कानून आदमी की सेवा के लिए होते हैं।